गुड इवनिंग इन द सर। लास्ट क्लास, गुड इवनिंग बेटा। इन द लास्ट क्लास बच्चा हम लोग पढ़ चुके थे रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स एज वेल एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसमें हम लोगों ने फिजिकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को कंपैरेटिवली पढ़ा और कौन कौन सी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किन किन के साथ रिएक्शंस होती हैं। इन जनरल वे हम लोगों ने चीजों को स्टडी किया। इन टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट कंपाउंड्स फ्रॉम एस ब्लॉक, जो भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और वो कैसे कैसे प्रिपेयर्ड होते हैं, सिंपल वे में भी हम लोग उनको प्रिपेयर्ड करेंगे। साथ में अगर कोई कंपाउंड को इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर प्रिपेयर्ड किया जाता है तो वो कैसे किया जाता है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पार्ट अब थोड़ा सा थ्योरी वाला शुरू हो रहा है, जिसमें आप अलग अलग तरह के कंपाउंड्स को स्टडी करने वाले हो। तो फ्रॉम आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कंपाउंड, दैट इज सोडियम क्लोराइड। इट इज आवर फर्स्ट कंपाउंड। तो इन टुडेज क्लास वी आर स्टार्टिंग कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक। कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक में वी कैन सॉरी वी कैन से कि एस ब्लॉक जो है ये इसमें पहला कंपाउंड, द फर्स्ट कंपाउंड इज सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बेसिकली ये पाया जाता है सी वाटर में, मतलब सी वाटर इज द मेन सोर्स है इसका। और ये लेक्स वगैरह में भी पाया जाता है, सॉल्ट लेक्स जो होते हैं उसमें ये पाया जाता है। सी वाटर को अगर आप इवापोरेट करोगे तो यहाँ पे NaCl बहुत इजीली बनाया जा सकता है। अगर इफ यू हैव अ सी वाटर देन अगर आप उसमें से वाटर वाले पार्ट को इवापोरेट करोगे तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में वहां पर NaCl। ऐसा नहीं है कि ओनली NaCl वहां पर है, NaCl के अलावा और भी सब्सटेंस है, बट द मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी में वहां सोडियम क्लोराइड NaCl जो पाया जाता है। ठीक है, तो यही है उसका जो टेस्ट जो है बिल्कुल सॉल्टी कर देता। तो अगर इसके अकरेंस की मैं बात करूं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हम लोग बिल्कुल शॉर्टकट वे में इस चीज को बात करेंगे कि अकरेंस जो इसका है वो बेसिकली ये हमारे पास सी वाटर और सी लेक, यहाँ पर ये मेन सोर्स है इसका, सी वाटर और सी लेक्स में देखने को मिलता है, सी लेक्स। और इसमें ये जो है इसको अगर प्रिपरेशन की अगर इसकी बात की जाए कि इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर्ड करते हैं, तो इन द प्रिपरेशन ऑफ NaCl ये कैसे प्रिपेयर्ड हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि हम लोग इसको प्रिपेयर्ड कर सकते हैं NaCl को। सी वाटर को अगर आप सबसे पहले ये पहला ही तरीका मैं बता रहा हूँ कि सी वाटर को अगर आप एवोपरेट कर दो तो एवोपरेट करने पर ये बन जाएगा सी वाटर से हमको NaCl, क्रूड NaCl के फॉर्म में दे देता है हमको। NaCl जो है वो क्रूड फॉर्म में देगा NaCl। और सेकंड पॉइंट मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें ये जो है इसकी प्रिपरेशन के लिए आप अगर कोई और सब्सटेंस यूज करना चाहो तो, क्योंकि ये जो क्रूड NaCl आएगा तो अब इसमें इम्प्योरिटीज हैं लाइक सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, काफी सारी इम्प्योरिटीज होती है क्योंकि आपने केवल वाटर वेपर को इवेपोरेट किया और सी वाटर के अंदर NaCl अकेला तो होता नहीं है। अराउंड लगभग 3% कहा जाता है कि इतना NaCl सी वाटर के अंदर होगा। तो इसको फिर हम लोग क्या करते हैं कि इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए अलग अलग फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। जैसे HCl गैस को पास करा दे, या हम लोग जो है इसको किसी और वाटर के अंदर डिजोल्व, मतलब नॉर्मल वाटर के अंदर इसको डिजोल्व करें, तो मालूम पड़ा कि मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड जो है वो ज्यादा डिजोल्व के अलावा आप इसको एवोपरेट कर सकते हो, एवोपरेट के अलावा आप इसको बॉईल कर सकते हो, क्योंकि जो MgCl2 और CaCl2 जो है वो ये अगर आप डिजोल्व करोगे वाटर में तो ये जल्दी डिजोल्व हो जाएंगे कंपैरेटिवली टू सोडियम क्लोराइड, वो इतनी जल्दी डिजोल्व नहीं होता। तो इसको 3-4 स्टेप्स के थ्रू, मतलब नॉट इन अ सिंगल स्टेप, आपको लगभग 3-4 स्टेप्स लगाना पड़ जाएंगे, तब ये हमारे पास NaCl प्रिपेयर्ड होगा। और NaCl जो एक आयनिक कंपाउंड है, इसको आप सोडियम सब्सटेंस को अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करके वहां से मतलब मेटल से अगर आप इलेक्ट्रॉन का लॉस करा दोगे और फिर इसको जो है गैसियस स्टेट में ले जा करके सब्लिमेशन, जो मैंने एक पूरा प्रोसेस बताया था NaCl बनेगा, अगर आपको याद हो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते टाइम मैंने कहा था कि
सोडियम क्लोराइड को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, जिसमें आपको याद हो काफी सारे एनर्जी लगी थी, जिसको आपने बॉन्ड हैबर साइकिल, शायद आपको याद हो कि बॉन्ड हैबर साइकिल में हम लोगों ने स्टडी किया था, जिसमें आपने देखा था कि काफी सारे तरह के कंपाउंड्स जो हैं, आयनिक कंपाउंड जब प्रिपेयर्ड होते हैं तो उसमें काफी सारे तरह की एनर्जीज रिक्वायर्ड होती हैं, सब्लिमेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, या फिर हमें जो है वो इसके अलावा और कोई एनर्जी जैसे आयनाइजेशन एनर्जी यूज होती है, बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिक्वायर्ड होती है, लैटिस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो काफी सारे तरह की एनर्जीज यूज होती हैं। आफ्टर दीज एनर्जीज आपने टोटल नेट भी आपने निकाला था कि भाई इतनी सारी एनर्जीज में से जो है नेट जो आएगा वही हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। और शायद आपको हैस लॉ भी शायद वहां याद हो कि हैस लॉ में आपने ये सीखा था कि ये जो सब्सटेंस कोई भी फॉर्म हो रहा हो, चाहे उसको सिंगल स्टेप में पूरा किया जाए, चाहे उसको मल्टी स्टेप्स में बनाया जाए, तो नेट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी वो तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी ही रिक्वायर्ड होगी। इफ यू आर टेकिंग द सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस, अगर आप सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस से बना रहे हो, तो यहाँ NaCl को हमें ज्यादा स्टडी नहीं करना कि NaCl जो है, NaCl के अलावा हमको कुछ और सब्सटेंस स्टडी करना है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको डिटेल में पढ़ना है। तो इसके आगे आप ये जरूर लिख सकते हो कि इसमें जो है हम लोग फिल्ट्रेशन वगैरह, इन स्टेप नंबर 2 वी यूज सम फिल्ट्रेशन, वी यूज, ये क्योंकि क्रूड मिला है तो वी यूज सम फिल्ट्रेशन for pure form of NaCl। तो ये इसकी अगर यूजेस की बात की जाए या इसकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए, तो क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक रिएक्शन देगा। और ये इसके यूजेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड नहीं है NaCl। तो अगर मैं इसकी यूजेस की बात करूं, तो एक तो प्रेजर्वेटिव की तरह यूज होता है, पिकल्स वगैरह को, मीट को, फिश को प्रेजर्व करने में इसका यूज किया जाता है, तो एज प्रेजर्वेटिव की तरीके से इसको यूज करते हैं हम लोग इन फूड सिस्टम, लाइक पिकल्स और मीट या फिर फिश वगैरह, इनको हम लोग प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं सॉल्ट का। और मीट फिश हो गया ये सब। और हम लोग इससे जो है कि इससे जो हमारे पास अगर कहीं पर फ्रीजिंग की सिचुएशन है, मतलब अगर हमें किसी को जैसे आपको शायद नहीं पता हो कि जो कहीं पर एक सेटअप होता है जहां बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर यूज किया जाता है, तो उन रेफ्रिजरेटर्स में बेसिकली होता क्या है, रेफ्रिजरेटर्स की मैं बात करूं तो वहां ना वो क्या करते हैं कि सॉल्ट वाटर, मतलब वाटर के अंदर काफी सारा सॉल्ट डाल देते हैं, और फिर जब वो अपना आइसक्रीम वगैरह बनाते हैं या आइस क्यूब्स उनको प्रिपेयर करना होते हैं, तो वो ऐसा नहीं करते कि पूरे के पूरे बहुत बड़े डीप फ्रिज के अंदर पानी भर दिया, और नहीं, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली इसके अंदर ना एक सॉल्टी वाटर भर देते हैं इस फ्रीजर के अंदर। और फिर जितना उनको चाहिए, मतलब सपोज उनको एक एक बॉक्स के अंदर ही प्रिपेयर करना था, इतना उनको आइस प्रिपेयर करना था, तो उतना ही आइस प्रिपेयर होगा, क्योंकि सॉल्टी वाटर जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट काफी हद तक जो है वो गिर जाता है जब उसमें आप सॉल्ट मिला देते हो। तो ये जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि मेकिंग फ्रीजिंग फॉर मेकिंग फ्रीजिंग फॉर मेकिंग फॉर मेकिंग फ्रीजिंग for making freezing mixture with ice, for making freezing mixture with ice। तो ये इस तरह से भी सॉल्ट का यूज किया जाता है। तो सॉल्ट NaCl नॉट मच इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड को स्टडी करने वाले हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के हमारे अलग अलग मेथड भी हैं, जिसमें नेल्सन सेल मेथड भी कहा जाता है, कास्टनर कैलनर सेल से भी हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। तो दो तरीके से इसको बनाया जाता है। तो फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ताकि मैं आपको बाकी दो और तरीके बताऊं NaOH को प्रिपेयर करने के। देखो, अगर मैं बात करूं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH,
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कास्टिक सोडा के नाम से फेमस है, इसलिए मैं इसका ये दूसरा नाम लिख दे रहा कि इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको प्रिपेयर करने के लिए हमको दो मेथड्स पता है। एक तो नेल्सन सेल प्रोसेस होता है, नेल्सन सेल। तो फर्स्ट पहले हम लोग इसी को स्टडी कर लेते हैं। इसके प्रिपेयर्ड करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड का, जिसके थ्रू ये बनता है। तो इसका प्रिपरेशन की बात की जाए तो फर्स्ट मेथड हम लोग सीखने जा रहे हैं, प्रिपरेशन। फर्स्ट मेथड इज नेल्सन सेल। नेल्सन सेल, सेल भी कह सकते हो, डायाफ्रेम वर्ड भी यूज कर सकते हो, डायाफ्रेम भी वर्ड यूज किया जाता है। डायाफ्रेम प्रोसेस, डायाफ्रेम सेल, डायाफ्रेम सेल प्रोसेस। तो बेसिकली दिस सेल वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है सोडियम क्लोराइड का। हालांकि इसका पूरा एक मैं नेल्सन सेल का आपको एक डायग्राम भेज दूंगा, आप मेरे से मत बनाइएगा, क्योंकि मैं जो इधर आपको समझाने के लिए एक बेसिक लेवल पे बना रहा हूँ। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि NaCl इज नोन एज ब्राइन कहा जाता है, NaCl को BRINE। तो अगर मैं कभी कभी ये वर्ड यूज कर दूं ब्राइन, तो आप समझ जाना कि आई एम टॉकिंग अबाउट सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को हम लोग फिल करते हैं एक सिस्टम में, जिसको हम लोग नेल्सन सेल के नाम से जानते हैं। वो कुछ इस तरह से हमारे पास क्लोज्ड सेल होता है, जिसमें जो है हम लोग एक प्लेस से भर रहे होते हैं NaCl। मान लीजिए ये हमारे पास ये एक ट्यूब है जिसके थ्रू आप NaCl प्रोवाइड कर रहे हो, एक ट्यूब दूसरे ट्यूब के अंदर, और इसमें आप क्या कर रहे हो कि इसको आपने कनेक्ट कर रखा है, आपने इधर पे एक मेटल का रॉड डाल देते हो, रॉड को आप करंट के थ्रू आप यहाँ से जो है करंट प्रोवाइड करोगे। अच्छा, ये जो सेल होता है ये खुद में एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉरी कंडक्टर ऑफ किसी अच्छे कंडक्टर से बना हुआ होता है ये सेल, मतलब कोई ऐसे मेटल से बना हुआ होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की कैपेबिलिटी हो। तो इस सेल को हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और इसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। इवन इस ये कभी कभी ऐसा भी करने लगे हैं लोग कि यहाँ पर जो बाहर जो है वो एक वायर भी लगा देते हैं, मतलब इसी में ये जो ट्यूब ले रहे हैं इस ट्यूब को ही नेगेटिव टर्मिनल मान करके काम कर लिया जाता है। और इसमें जब NaCl भरा जाता है तो NaCl का बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा होता है, बट विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो हम लोग वाटर भी यूज करते हैं, और NaCl और वाटर से जब आयंस प्रोड्यूस होते हैं, ये पूरा आपको प्रॉपर डायग्राम मिल जाएगा, मतलब मैं क्लास के बाद भेज दूंगा एक प्रॉपर डायग्राम, तो आपको नोट्स में बनाना है। तो नीचे हमारे पास NaOH कलेक्ट होने लगता है इस सब सिस्टम में पूरा। तो मैं मेनली रिएक्शन पे फोकस कर रहा हूँ नेल्सन सेल की, रिएक्शन क्या होती है इसमें। मतलब एक टर्मिनल कैथोड हो जाता है, एक एनोड हो जाता है, और इसमें जो है वो आयंस वगैरह होते हैं। तो NaCl which is used aqueous, मतलब पानी में पड़ा रहता है, तो ये ब्रेक हो जाता है Na+ और Cl नेगेटिव में। तो इसमें होता क्या है कि कुछ रिएक्शंस जो है वो यूज होती है, मतलब कुछ चले जाते हैं, कैटायंस चले जाते हैं कहीं पर एनायंस चले जाते हैं। तो NaCl जो है ये ब्रेक हो जाता है इसमें Na+ और Cl नेगेटिव में। और H2O जो है ये वाटर भी अपने आप को ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ये कन्वर्ट हो जाता है H+ और OH नेगेटिव में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली इन दोनों से, मतलब ये जो आयंस बने हुए हैं, इन आयंस की हेल्प से ही हमको NaOH मिलने वाला है। साथ में यहाँ से H2 गैस भी मिलती है, Cl2 गैस भी मिलती है। तो यहाँ जो ये मैं अभी एक ट्यूब ऐसी बना रहा था ना, इस ट्यूब का एक पार्ट, ये ट्यूब ही जो है यूट शेप की जो ट्यूब होती है, ये स्टील का एक ट्यूब होता है जो कि कैथोड की तरह वर्क करता है। और जो मैंने इसमें रॉड डाली हुई थी वो ग्रेफाइट की रॉड होती है, दैट रॉड इज ग्रेफाइट रॉड, जिसको हम लोग उसमें भर लगा देते हैं सिस्टम में, और NaCl भर देते हैं, साथ में वाटर प्रोवाइड करते हैं। तो इसके एक सिस्टम से जो है यहाँ से एक तरफ से H2 गैस निकलने लगती है, दूसरे साइड से Cl2 गैस निकलने लगती है। तो ये ट्यूब वगैरह के अंदर हम लोग ये इसको कनेक्ट कर देते हैं वायर से। एक जो है हमारे पास जो यू ट्यूब होता है ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है
सॉरी ये हमारे पास ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है ट्यूब। ऊपर वाली जो रॉड है ग्रेफाइट रॉड, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है। और इसमें एक और इंफॉर्मेशन मैं बताना चाहूंगा कि अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग टेम्परेचर इस सेल का लेके जाते हैं, लगभग 80 डिग्री सेल्सियस तक इस रिएक्शंस को कराने के लिए। तो इसमें क्या है, हमको ये देखने को मिलता है कि एनोड वाले पार्ट पर ऑक्सीडेशन इनिशिएट हो जाता है, कैथोड वाले पार्ट पर रिडक्शन इनिशिएट हो जाता है, और फाइनली हमको एज अ प्रोडक्ट जो है वो NaOH मिल जाता है, जिसको मैं अगर मैं एट एनोड और कैथोड की रिएक्शन और मेंशन कर दूं, तो एनोड पर हमको जो मिल रहा है वो याद रखना कि अगर आप नेल्सन सेल या कास्टनर केल्नर सेल, ये दो तरह के सेल को हम लोग स्टडी करते हैं। आप कोई भी सेल को स्टडी कर रहे हो, कास्टनर केल्नर हो चाहे वो नेल्सन सेल हो, आप दोनों में जो रिएक्शन देने वाले हो बेटा वो सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन देना, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोलिसिस NaCl का ही होता है, एक्वस फॉर्म में ही होता है। इस वजह से जब एनोड की और कैथोड की आप रिएक्शन लिखो तो नेल्सन सेल की जो आप रिएक्शन लिखोगे बच्चा, वो सेम रिएक्शन आप कास्टनर केल्नर सेल के टाइम पे लिखना। तो यहां जब आप रिएक्शन लिखोगे कि एनोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रही है, तो एनोड पर आप हमेशा दिखाने वाले हो कि एनोड पर जो है ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन का लॉस बेसिकली होता है किसकी वजह से, इसमें जो Cl है, क्लोरीन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन का जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है ये लॉस करा देता है। 2Cl नेगेटिव जो है ये इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करा के खुद को कन्वर्ट कर लेता है Cl2 के अंदर। इट विल कन्वर्ट इनटू Cl2 बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। इट मींस यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जो दूसरा वाला पार्ट है, मतलब जो सोडियम है या हाइड्रोजन है, दैट विल गेन द इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम है और हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड पर रिएक्शन देते हैं। याद रखना कि यहाँ पर जो कैथोड पहले, मतलब नेल्सन सेल में जो कैथोड यूज होता है बेटा, वो कैथोड जो है, जो पार्ट है वो ग्रेफाइट का हम लोग सॉरी एनोड पार्ट हम लोग ग्रेफाइट का यूज कर लेते हैं। तो इसमें सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, सोडियम जो है वो सोडियम और हाइड्रोजन दो हैं, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। अब ये चीज क्या होती है कि कौन करेगा, सोडियम करेगा या हाइड्रोजन करेगा, क्योंकि हमारे पास अगर बात करें तो कैटायंस और एनायंस की लिस्ट आ गई है। भाई एक कैटायन हमको दो दिखाई दे रहे हैं Na+H+, और हमको एनायंस की लिस्ट मिल गई Cl नेगेटिव OH नेगेटिव। तो कौन इलेक्ट्रॉन का लॉस, कौन ऑक्सीडेशन कराएगा, कौन रिडक्शन कराएगा, इसकी कॉन्सेप्ट के लिए मैं एक छोटा सा पॉइंट बोल दे रहा हूं। याद रखना कि जब भी हमारे पास मोर देन 2 टाइप ऑफ कैटायंस और एनायंस हो, तो हम लोग लिस्ट में से उसको सिलेक्ट करते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे अवेलेबल होंगे, उनको हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराएंगे। जो ऊपर होंगे इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ऊपर होंगे जो ऊपर होंगे उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो आगे रिएक्शन करके प्रोडक्ट दे रहे होंगे, और जिनकी रिएक्टिविटी कम होगी वो अपना ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सब करा के गैसियस फॉर्म में बाय प्रोडक्ट में निकल जाता है। जैसे Cl2 जो था वो OH नेगेटिव से कम रखता था, तो Cl2 क्लोरीन जो है वो कन्वर्ट हो गया Cl2 में, और यहाँ कंटेनर से बाहर गैस के फॉर्म में उड़ गया। इसी तरह से यहाँ H+ जो है, ये H+ क्या करेगा, ये H+ जो है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। दो इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए जो Cl के थ्रू, ये इन्हीं को गेन करके ये 2H2, ये सॉरी 2H2 नहीं, ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिडक्शन हो गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा एनोड और कैथोड पर। और बाकी जो सब्सटेंस बचा हुआ है, कौन बच गया अब हमारे पास बच गया Na+ और OH-, ये हमारे पास बच गया, जिसने प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको NaOH दे दिया। इसलिए इस रिएक्शन में कहा जा रहा है H2 निकल रहा और Cl2 निकल रहा है, क्योंकि एक एनोड और एक कैथोड पे जा चुका।
तो ये प्रोसीजर जो था वो नेल्सन सेल का था। अब इसमें जो दूसरा सेल यूज किया जाता है दैट इज नोन एज कास्टनर केल्नर सेल। बच्चे कास्टनर केल्नर सेल में हम लोग मरकरी यूज कर लेते हैं एज कैथोड। यहाँ पर हम लोगों ने ग्रेफाइट यूज किया था। अब जो हम लोग रॉड यूज करने वाले हैं वो मरकरी वाला यूज करने वाले हैं। तो याद रखना कि मरकरी जो है, सॉरी मरकरी को हम लोग इसमें यूज करते हैं नॉट एज रॉड। रॉड तो इसमें भी जो होती है वो ग्रेफाइट की ही होती है, और एक हम लोग आयरन की भी रॉड यूज करते हैं, बट मरकरी को हम लोग एज अ कैथोड की तरह यूज कर लेते हैं। ताकि मरकरी करता क्या है, मरकरी जो है वो सोडियम को अपने पास रख लेता है। मतलब सोडियम को जब मरकरी अपने पास रखेगा इट मीन्स वो अमलगम बनाएगा। क्योंकि आपको याद है कि अगर मरकरी के साथ कोई मेटल जुड़ता था तो उसी का वो अमलगम कहलाता था। सोडियम का अमलगम यहाँ पर फॉर्म होगा कास्टनर केल्नर सेल में। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। मैं नेल्सन सेल का कोई डायग्राम अभी नहीं बना रहा हूं, वो आपको क्लास के बाद एक प्रॉपर डायग्राम मिल जाएगा जो आप केवल बना लेना, उसके बारे में एक बार रीडिंग लगा लेना। कुछ नहीं है उसमें, केवल उसका कंस्ट्रक्शन लिखा होगा कि कहाँ कौन सा पार्ट अवेलेबल है। बाकी प्रोसीजर जो है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि NaCl लिया, वाटर लिया, ये इस तरह से रिएक्शन हो रही होगी कि कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन ये सब कर रहा होगा। हाँ, कास्टनर केल्नर सेल में मैं आपको और बता देता हूँ कि कास्टनर केल्नर सेल में क्या प्रोसीजर होता है। तो नेक्स्ट देखिए, नंबर 2 इज कास्टनर केल्नर सेल। कास्टनर केल्नर सेल का अगर मैं एक बेसिक रफ एक आइडिया दूं आपको कि किस तरह का ये बनता है कास्टनर केल्नर सेल, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें बेसिकली एक पूरा हम लोग एक जैकेट टाइप का बना देते हैं कुछ इस तरह से, ये पूरा कंप्लीट बंद कर देते हैं। और इसमें हम लोग कुछ रॉड लगा देते हैं। एक रॉड ये रही, दूसरी रॉड ये रही। इसमें ये वाली जो रॉड है ये हमारे पास ग्रेफाइट की हो गई, दूसरी रॉड जो है वो हमारे पास आयरन की रॉड यूज हो गई। ठीक है, इसमें नीचे जो है हम लोग अगर इसको पूरे को एक बॉक्स की तरीके से बंद कर लें तो इसमें नीचे हम लोग क्या करते हैं, मरकरी कलेक्ट करके रखते हैं। ये मरकरी हो गया, यहाँ पर Hg आ गया, ये रहा हमारे पास मरकरी। और इसको हम लोग एक सिस्टम से जो है सेपरेट कर ले रहे हैं। बीच में हम लोगों ने इधर पे एक ऐसा ब्लॉक बना दिया जो कि इसको सेपरेट कर रहा है। अब इसमें एक जगह से हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से मतलब एक जगह से हम लोग ब्राइन भर रहे हैं, यहाँ पर ब्राइन यानी NaCl भर रहे हैं। दूसरे साइड से इसमें जो है वाटर प्रोवाइड किया जाता है, और इसके लिए हम लोग यहाँ से एक एक्स्ट्रा पाइप निकाल के रखते हैं, एक एक्स्ट्रा ट्यूब लगा के रखते हैं, जिसके थ्रू हमको NaOH का सॉल्यूशन मिल रहा होता है। और ये जो है हमारे पास एक व्हीकल होता है, एक इस पे व्हीकल के थ्रू ये कनेक्टेड होता है जिसको आप इधर उधर डिस्प्लेस कर सकते हो। तो ये कास्टनर केल्नर सेल का एक रफ डायग्राम हो गया, रफ लग भी रहा है वो। तो कास्टनर केल्नर सेल का आप डायग्राम मैं आपको सेंड कर दूंगा। बेसिकली कास्टनर केल्नर सेल में आपने NaCl भरा, आपने वाटर भरा, तो इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट हो जाता है। क्या प्रोसीजर हो जाता है वो भी आप समझ लीजिए। इसमें क्या होता है बच्चा कि जब हम लोग NaCl को ब्रेक करते हैं, जो कि ब्रेक होता है Na+ और Cl नेगेटिव में। बेसिकली यह होता क्या है कि अगर मैं बात करूं कैथोड पर क्या हो रहा होगा, तो कैथोड पर जो है, जो कि मरकरी एज अ कैथोड की तरह यूज हुआ है, एनोड पर ग्रेफाइट की तरह यूज होता है। तो सोडियम प्लस जो है ये इलेक्ट्रॉन का गेन करके कन्वर्ट कर लेता है खुद को सोडियम में। और ये आगे क्या करता है कि सोडियम जो है इस मरकरी से रिएक्ट करके सोडियम अमलगम बना लेता है। फिर अगर हम लोग इसमें आगे बात करें कि एनोड पर क्या होता है, तो एनोड में जो है यहाँ Cl नेगेटिव, जो Cl नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करके इट विल कन्वर्ट इनटू Cl2 गैस। ये Cl2 गैस में कन्वर्ट हो गया, साथ में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है। फिर फाइनली होता क्या है, फाइनली हमारे पास होता है कि जो सोडियम का अमलगम बना हुआ होता है
ये वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करके NaOH फॉर्म कर देता है। तो ये एक प्रोसीजर हो गया और साथ में ये मरकरी को रिमूव कर देता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ मरकरी यूज हुआ था, फाइनली मरकरी हमको जैसा था वैसा ही मिल गया और साथ में क्या मिला हमको, Cl2 मिला। तो इसमें क्लोरीन गैस मिल रही है और मरकरी जैसा था तो वैसे ही रहा, मतलब उसने एज अ कैटलिस्ट की तरह वर्क किया, उसने रिएक्शन को आगे तो बढ़ाया बट पार्टिसिपेशन नहीं किया। और इस रिएक्शन में बैलेंस करने के लिए एक और गैस लिख रहा हूं, दैट इज H2। तो H2 गैस भी हमको मिलती है। तो ये हमारे पास ये सब्सटेंस हो गया NaOH। ठीक है, तो NaOH की आप कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह देख सकते हो कि कौन कौन सी वो केमिकल रिएक्शन करता है, या फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में आप कह सकते हो कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में आप कह सकते हो कि कुछ बेसिक प्रॉपर्टी लाइक ये स्ट्रॉन्ग बेस है, नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करता है, मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, कहाँ ये यूज होता है। ठीक है, ये डेलिक्वेसेंट नेचर का है। डेलिक्वेसेंट नेचर का मतलब इसके अंदर एक टेंडेंसी है इसके अंदर लिक्विड बनने की, कि ये क्या कर सकता है कि अपने अंदर मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर सकता है, मॉइस्चर वगैरह को या अदर गैसेस लाइक CO2 वगैरह को, ये इनको अब्सॉर्ब कर सकता है, मतलब डेलिक्वेसेंट नेचर का है। क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होता है, बट वो मॉइस्चर वगैरह को अब्सॉर्ब करके अपने आप को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, जो भी मैंने कहा है मैं उसको भी लिख करके समझाता हूँ। कुछ प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग NaOH देखो। सर 1 मिनट, पेज नंबर 2 दिखा दीजिए। ये रहा। थैंक यू सर, हो गया। समझो, मैं अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज, तो इसमें जो है पहली प्रॉपर्टी तो मैं यही कह सकता हूं कि इट इज डेलिक्विसेंट सब्सटेंस। इट इज डेलिक्विसेंट मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो कि मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर सकता है और कन्वर्ट कर सकता है खुद को लिक्विड में। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन का मतलब होता है एक ऐसा सॉलिड जिसके अंदर एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर मैनर में हो, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये। दूसरी बात, सेकेंड पॉइंट में ये कह सकता हूं कि ये जो है ये अब्सॉर्ब कर सकता है CO2 को फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट। अभी हमको पढ़ना है ये सब्सटेंस। इट अब्सॉर्ब CO2 फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। एक और पॉइंट मैं कह सकता हूं इसमें, पॉइंट नंबर थर्ड, कि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये अलग अलग सब्सटेंस से लाइक एल्यूमिना से, सिलिकेट से रिएक्ट कर जाता है और वाटर प्रोवाइड करता है। तो इसमें मैं ये लिख सकता हूं सीधे कि NaOH को अगर मैं रिएक्ट कराऊं, किससे रिएक्ट कराऊं मैं इसको, अगर मैं इसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 इससे रिएक्ट कराऊं, तो ये सोडियम का सिलिकेट और साथ में सोडियम का एल्यूमिनेट ये हमको बना के देता है AlO2। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, साथ में वाटर प्रोवाइड करता है। तो ये रिएक्शन हो गई रिगार्डिंग इसके स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि इनसे भी रिएक्ट कर जा रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन में ये कह सकता हूं कि ये मेटल से रिएक्ट कर लेता है और नॉन मेटल, ये दोनों से रिएक्ट कर सकता है, मेटल से एज वेल एज नॉन मेटल से। बट याद रखना कि नॉन मेटल में ये नाइट्रोजन और कार्बन से रिएक्ट नहीं करता, वाइल बोरॉन और सिलिकॉन से ये रिएक्ट कर सकता है, मतलब कैन रिएक्ट विथ मेटल, कैन रिएक्ट विथ मेटल
विथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। जैसे मैं इसके कुछ एग्जांपल लिखूं कि ये मेटल और नॉन मेटल दोनों से रिएक्ट कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया तो आपने इसको अलग अलग तरीके से रिएक्ट कराया। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, इधर जगह नहीं है, तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज ताकि मैं नेक्स्ट पेज पे आपको इसकी कुछ एग्जांपल बता पाऊं। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर मेटल से रिएक्शन कराना चाह रहा हूं मैं, तो एल्कली मेटल से तो ये कोई रिएक्शन नहीं करता। एल्कली मेटल से नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होती इसकी। अगर इनको आप अदर सब्सटेंस से रिएक्ट कराओ, लाइक आपने एल्यूमिनियम से रिएक्ट कराया, तो एल्यूमिनियम से रिएक्ट करता है, बट ये जो है आपको वहां पे वाटर की प्रेजेंस चाहिए पड़ेगी। तो ये हमें सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इस तरह का सब्सटेंस बनाएगा, साथ में सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, तो इसको कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और साथ में अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म करता है। इसके अलावा इसको मैं अगर बेरिलियम से रिएक्ट कराऊं, तो बेरिलियम से रिएक्ट करता है तो सोडियम बेरिलेट बना लेता है, ये Na2 BeO2 इस तरह का सब्सटेंस, दैट इज नोन एज सोडियम बेरिलेट। ठीक है, सोडियम बेरिलेट इसको कहते हैं हम लोग, सोडियम बेरिलेट कहा जाता है। और साथ में ये H2 का फॉर्मेशन करता है। एक और रिएक्शन में कह सकता हूं, दैट इज जिंक से रिएक्शन। तो जिंक से ये रिएक्शन करता है और सोडियम जिंकेट नाम का सब्सटेंस Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बना लेता है, सोडियम जिंकेट इसको कहते हैं। साथ में H2 गैस का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा आप एक और रिएक्शन दे सकते हो, दैट इज टिन की रिएक्शन। टिन से ये रिएक्ट करके सोडियम स्टेनेट और इवन लेड से रिएक्ट करके सोडियम प्लम्बाइट इस तरह के सब्सटेंस बना लेता है। तो Na2SnO2 ये हमारे पास सोडियम स्टेनाइट है, ये दिस इज नोन एज सोडियम स्टेनाइट, और साथ में यहाँ H2 गैस लिबरेट होती है, सोडियम स्टेनाइट। तो ये बनाया इसने और साथ में H2। तो बेसिकली मेटल एल्कली मेटल्स से तो रिएक्ट नहीं किया, बट कुछ अदर मेटल से ये रिएक्ट किया है, डी ब्लॉक के और कुछ एल्कलाइन अर्थ मेटल से ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। अगर मैं इसकी रिएक्शंस की बात करूं रिगार्डिंग नॉन मेटल, तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। नॉन मेटल में बेटा ये नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन को अगर आप एज ए नॉन मेटल ले रहे हो तो इनसे ये रिएक्ट नहीं करता, बट बोरॉन से, सिलिकॉन से, इनसे ये रिएक्ट करके उनके बोरेट या सिलिकेट टाइप के सब्सटेंस बना देता है। जैसे मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखूं कि NaOH जो है ये रिएक्ट करके, NaOH रिएक्ट करके किससे, बोरॉन से। ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बस केवल उनको ही हम लोग लिख रहे हैं। तो ये बना देता है सोडियम बोरेट BO3, दिस इज कॉल्ड सोडियम बोरेट, सोडियम बोरेट, ये इसका फॉर्मेशन कर रहा है। और अगर इसी में मैं सिलिकॉन यूज कर लूं तो इट विल फॉर्म, एक सेकेंड, इट विल फॉर्म Na2SiO3, ये बनाता है, दैट इज कॉल्ड सोडियम सिलिकेट। ये सोडियम सिलिकेट नाम का सब्सटेंस बना लेगा, सोडियम सिलिकेट ये फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस हो गई रिगार्डिंग मेटल और नॉन मेटल। इसके अलावा ये सब्सटेंस जो है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये रिएक्ट कर सकता है जिंक क्लोराइड से, जिंक सल्फेट से, इवन हैलोजन से ये रिएक्ट कर सकता है। एसिड से ये रिएक्ट करेगा तो वो एसिड बेस वाली रिएक्शन देगा, क्योंकि हमें पता है एसिडिक नेचर का है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं, जो कुछ रिएक्शंस आप एनसीईआरटी से जरूर रीड कर लेना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिगार्डिंग अगर कोई रिएक्शन रह गई हो तो वो आप पढ़ लेना, उस रिएक्शन को अपने नोट्स में मेंशन कर देना। ठीक है, इसके यूजेस जो है वो सोप बनाने में, रेयन बनाने में, डाई बनाने में, पेपर्स बनाने में, इवन ड्रग्स बनाने में, और पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में इसका यूज होता है। तो ये CO2 को अब्सॉर्ब करने में भी अच्छा है, तो CO2 को अब्सॉर्ब करने में भी आप कह सकते हो ये इसके लिए। इवन फॉस्फीन बनाने में, सोडियम हाइपोक्लोराइड सब्सटेंस बनाने में, तो ये कई जगह पर इसका यूज होता है, जिसको मैंने ओरली बोला। तो एक दो यूजेस तो आप याद भी कर लेना
कम से कम 2-3 यूज तो आपको पता ही हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या क्या करता है। तो इसमें जैसे NaOH की बात करूं तो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप और रेयन और डाई और पेपर और ड्रग्स, ये इनमें, ठीक है, पेपर हो गया, ड्रग्स हो गया, फॉस्फीन, PS3 और सोडियम हाइपोक्लोराइड, इस तरह के सब्सटेंस बनाने में भी इसका यूज होता है। और इसका यूज पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी होता है, मतलब ऑल्सो यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, तो ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, मतलब कुछ और कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे, जिसमें आपको पता पड़ेगा कि उनको कैसे प्रिपेयर्ड किया जाता है और उनकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और क्या उनके यूजेस। पीछे वाला पेज दिखा दीजिए एक बार। हमको बस मेनली यही पढ़ना है, जो भी कंपाउंड्स है इस ब्लॉक के, अब लगभग 7-8